नमस्कार मेरे प्यारे पढ़ाकू और स्वागत है आपका द पढ़ाकू पर। मेरा नाम है बबीता अहिर और आज हम देखने वाले हैं जीके में सम्राट अशोक को। देखिए, इससे पहले हमने अशोक के अभिलेखों को देखा था, तो अशोक के अभिलेखों से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हम इसमें रिवाइज करेंगे। साथ ही साथ अशोक से संबंधित जितने क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को हम यहाँ कहानी के जरिए देखने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि इस वीडियो का हर पॉइंट ध्यान रखिए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं चाहे कैसे भी बताई जाएं वो सारी की सारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ही ज़रूरी होती हैं। याद करने की तुम्हें टेंशन लेनी नहीं है, उसके लिए बस वीडियो को पूरा देखो। पूरा वीडियो देखते देखते सारी चीज़ें आपके दिमाग में खुद ब खुद फिट हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सम्राट अशोक में सबसे पहला प्रश्न कि सम्राट अशोक किस वंश का शासक था, तो ये मौर्य वंश का था। मौर्य वंश के बारे में देख लेते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को मारकर मौर्य वंश की जो है स्थापना करता है। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका पुत्र होता है बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र होता है सम्राट अशोक। तो मौर्य वंश में दो ही सबसे शक्तिशाली शासक होते हैं, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य और एक इसका पौत्र जो है सम्राट अशोक। उसके बाद और भी शासक आते हैं और बृहद्रथ इस वंश का अंतिम शासक होता है। इसके बाद शुंग वंश आता है। तो बृहद्रथ कौन है? इस वंश का, मौर्य वंश का अंतिम शासक। प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। ठीक है, तो चलिए देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक इन दोनों के ही जीवन में चाणक्य की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो आज ये इतने महान है, उसके पीछे चाणक्य का बहुत बड़ा रोल है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। ठीक है, तो विष्णुगुप्त या चाणक्य, इन दोनों का जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के जीवन में बड़ा महत्व था। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं, दरअसल ये फोटो एक सीरियल की फोटो है, पर आसानी रहेगी हमें चीजें समझने में। अशोक की माता का नाम क्या है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो देखिए, अशोक की माता का नाम धर्मा या सुभद्रांगी, दोनों में से कोई भी दे सकता है, दोनों उनके ही नाम है। तो अशोक की माता का नाम है धर्मा या सुभद्रांगी। कहा जाता है कि जो अशोक की माता थी बहुत ही साधारण परिवार की थी, ये किसी राजा की कन्या नहीं थी। तो इसलिए जो बिंदुसार की बोला जाता है 16 रानियां थी, तो ये रानियां जो है सुभद्रांगी या धर्मा के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करती थी और उसको जो है, क्योंकि वो राजा की कन्या नहीं थी, तो महल में भी उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती थी। और अशोक के साथ भी जो उसके सौतेले भाई थे बहुत बुरा बर्ताव करते थे। तो धर्मा और सुभद्रांगी ये अशोक की माता का नाम है और पिता का नाम बिंदुसार। सौतेला भाई सुसीम। प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के बड़े भाई का नाम क्या है जिसकी वो हत्या करता है, तो ये है सुसीम। यहाँ आप फोटो देख पा रहे हैं, ये सुसीम है और ये है सम्राट अशोक। तो सुसीम का क्या था कि सुसीम बहुत ही ज़्यादा क्रूर था और बहुत ही ज़्यादा घमंडी किस्म का था। अगर ये इसे न मारता तो ये सम्राट अशोक को ही मार देता। तो बाद में आप देखेंगे आगे चल कर के ये हत्याएं करता है, क्योंकि करनी पड़ती हैं इसको, अशोक को जो है अपने भाइयों की हत्याएं। तो सौतेले भाई का नाम क्या है? सुसीम है। ये तक्षशिला का राज्यपाल था। तक्षशिला में इसके समय पर विद्रोह होता है, यानी राज्यपाल या प्रांतपाल कौन है? सुसीम है, तक्षशिला का, पाकिस्तान में है तक्षशिला। तो उस समय यहाँ पर विद्रोह कर दिया जाता है और सुसीम विद्रोह को नहीं दबा पाता। तब जो है बिंदुसार इसको भेजता है सम्राट अशोक को और सम्राट अशोक तक्षशिला जा करके जो है इस विद्रोह को दबाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि तक्षशिला में जो विद्रोह होता है उसका दमन कौन करता है? तो अशोक के द्वारा इसका दमन किया जाता है। और तक्षशिला का राज्यपाल कौन होता है? सुसीम। आगे चलिए देखिए, बाद में होता क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि 16 रानियां थी बिंदुसार के और अशोक के लगभग 101 भाई थे। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता। हाँ, पर इतना जरूर है कि अशोक को अपने भाइयों का वध करना पड़ता है राजगद्दी के लिए, क्योंकि अगर ये इनको नहीं मारता तो ये खुद सम्राट अशोक को मार देते और सम्राट अशोक को मार भी देते। साथ ही साथ जो सुसीम था, जो सबसे बड़ा था, ये उत्तराधिकारी था बिंदुसार का, ये बहुत ही क्रूर था, है ना। तो ये जनता के लिए भी बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध होता है, इसलिए सम्राट अशोक को इसे मारना पड़ता है। तो सम्राट अशोक अपने भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त करता है, ऐसा जो है पुराणों में कहा गया है। अभी आपने देखा कि जो सुसीम था वो कहाँ का राज्यपाल था? तक्षशिला का। ये रहा तक्षशिला, पाकिस्तान वाला राज्य। देखिए, जो सम्राट अशोक से पहले जो उसका चंद्रगुप्त मौर्य का जो वो होता है डायनेस्टी, वो लगभग इतनी होती है। ठीक है, या कह दी बिंदुसार के समय, है ना। तो इसमें क्या होता है, इतनी बड़ी डायनेस्टी में एक राजधानी तो ये हो गई पाटलिपुत्र यानी,
और दूसरी राजधानियाँ कौन कौन सी होती है, तक्षशिला भी उपराजधानी होती है, और एक होती है उज्जैनी या अवंती। तो यहाँ पर तो जो है उज्जैनी या अवंती में जो राज्यपाल होता है ये सम्राट अशोक होता है, तक्षशिला में सुसीम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब विद्रोह होते हैं तो ये नहीं दबा पाता, तो यहाँ पर विद्रोह दबाने भी कौन जाता है, अशोक को जाना पड़ता है। और प्रश्न पूछा जाए कि अशोक अपने राज्याभिषेक से पहले कहाँ का राज्यपाल था या प्रांतपाल था, तो अवंती का, या फिर कई बार प्रश्न में दे देगा उज्जैनी। कहाँ पर पड़ता है, ये मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है इसे अवंती कहा जाता है, और इसमें जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अशोक का राज्याभिषेक कब होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो अशोक का राज्याभिषेक होता है 269 ईसा पूर्व में, तो 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक होता है। इसके 8 वर्ष बाद अशोक कलिंग का युद्ध करता है। तो कलिंग विजय, या वर्तमान में जो कलिंग किसे कहा जाता है, जो उड़ीसा है उसको कलिंग, एक मिनट है ना, कलिंग विजय कब होती है, 261 ईसा पूर्व में, और उसके राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में होती है। ये प्रश्न पूछा जाता है कौन से वे वर्ष में, यानी 8 वर्ष बाद जो है कलिंग पर आक्रमण करता है जो सम्राट अशोक है। कलिंग विजय होती है 261 ईसा पूर्व में। कलिंग किसे कहते हैं, जो उड़ीसा है वर्तमान में उसे कलिंग कहा जाता था उस समय। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कलिंग की राजधानी क्या थी, तो कलिंग की राजधानी थी तोसली उस समय। तोसली क्या है, कलिंग की राजधानी थी। राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व, और 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्य अभिषेक होता है। अवंती का जो है राज्यपाल था अशोक। अशोक के इन सब चीज़ों की जानकारी, जो कलिंग विजय वगैरह है, इसकी जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अशोक के कौन से शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है कलिंग युद्ध की, तो 13वें शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। कौन सा मौर्य शासक जनता के संपर्क में रहता था, तो सम्राट अशोक जनता के संपर्क में रहता था। इसके शासनकाल में कहीं पर भी कुछ भी चीज़ें होती थी तो अशोक को हमेशा पता होती थी। बहुत ही महान शासक था सम्राट अशोक, और ये भेष बदल बदल कर अपने राज्य में जाता रहता था ताकि किसी को कहीं परेशानियां हैं तो इसको पता हो। ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं ये कलिंग युद्ध की है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि जब ये कलिंग युद्ध में देखता है चलो सैनिक तो मारे गए, परंतु इसके साथ साथ जो है कलिंग युद्ध बहुत ही भीषण होता है। उसमें लाखों लोग मारे जाते हैं, घर जला दिए जाते हैं। तो उसमें जो है महिलाएं और बच्चों की लाशें देख करके इसका दिल पिघल जाता है, और ये सोचता है कि भाई ये हार जीत या इतने साम्राज्य का क्या मतलब है, अगर इतने लोगों को मार दिया जाए या रौंद दिया जाए, कुचल दिया जाए, तो ऐसी जीत का क्या मतलब है। क्योंकि देखिए, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, है ना, कोई भी व्यक्ति प्राकृतिक नियमों से जो है परे नहीं हो सकता, यानी उसके दायरे में आ ही जाता है। किसी के अंदर बहुत गुस्सा है तो ऐसा नहीं है उसके अंदर करुणा नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कि इतने सब के बाद अशोक को सोचना पड़ जाता है कि भाई क्या जीत और क्या हार, मतलब इतने नरसंहार के बाद। तो इसके बाद क्या होता है, कलिंग युद्ध के बाद जो है इसका हृदय पिघल जाता है और ये सोचता है कि आगे जो है युद्ध कभी नहीं करूँगा। उसके बाद होता क्या है, चलिए आगे बढ़ने से पहले ये देख लीजिए। देखिए ये 265 BC यानी 265 ईसा पूर्व का ये भारत का मैप है। अशोक ने इसको यहाँ तक, यानी इतना बड़ा जो साम्राज्य है ये मौर्य डायनेस्टी के अंतर्गत आता था। डायनेस्टी का मतलब होता है जो है वंश, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। पर ये जो नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, एक मिनट है ना, श्रीलंका और ये थोड़ा सा हिस्सा दक्षिण भारत का, तो यहाँ पर अशोक जो है विजय प्राप्त नहीं कर पाता, यानी अशोक के हिस्से में ये नहीं आते। बाकी जो है प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक श्रीलंका पर कभी अधिकार करता है कि नहीं करता, तो अशोक श्रीलंका पर कभी विजय प्राप्त नहीं करता। आगे चलिए, जैसे कि अभी बताया था कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक बहुत ही परेशान रहने लगता है, सो नहीं पाता ठीक से, बहुत ही चिंता में रहता है। परंतु वो देखता है कि उसका भतीजा का नाम होता है निग्रोध। निग्रोध क्या होता है, बहुत ही शांत रहता है, और अशोक इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। सोचता है कि भाई मतलब ये इतना खुश या शांत कैसे रहता है। तो निग्रोध इसे बौद्ध धर्म के बारे में बताता है। तो उसके बाद जो है बौद्ध भिक्षु होते हैं उपगुप्त। प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की दीक्षा अशोक किससे लेता है, तो उपगुप्त से लेता है। तो निग्रोध इसे उपगुप्त से मिलवाता है, उपगुप्त से ये बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है। तो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से अशोक जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति कहते हैं या सभा कहते हैं, पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना जिसका नाम है, वहाँ पर आयोजित की जाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, तो सम्राट अशोक के शासनकाल में। कहाँ पर होती है, पटना में। इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष होते हैं मोगलीपुत्र तिस,
ठीक है। तो मोगली से याद कर सकते हैं, मूवी देखी होगी आपने जंगल बुक, उसमें मोगली होता है। तो मोगलीपुत्र जो है अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में जो है तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता करते हैं। तो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से जो है अशोक क्या लेता है, शिक्षा लेता है। निग्रोध भतीजे से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है। उसके बाद अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी पूरी जिंदगी जो है लगा देता है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, दोनों का नाम बहुत पूछा जाता है, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को वो जो है श्रीलंका भेजता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो पुत्र कौन है, महेंद्र, और पुत्री संघमित्रा। उसके बाद कहा जाता है कि अशोक स्वयं बौद्ध धर्म को मानता था, परंतु ये राजकीय धर्म नहीं था, यानी जनता पर कोई दबाव नहीं था, जनता को जौन सा धर्म मानना है वो धर्म माने। हाँ, अशोक बौद्ध धर्म को मानता था, ठीक है। तो परंतु ये राजकीय धर्म नहीं था। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि क्या बौद्ध धर्म राजकीय धर्म था? नहीं, बौद्ध धर्म राजकीय धर्म नहीं था, ये उसका निजी मामला था, ठीक है। जनता अपने धर्म को मानने के लिए अशोक के शासनकाल में स्वतंत्र थी। भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा अशोक ने ही शुरू कराई, जैसे कि अभिलेखों में हम पढ़ चुके हैं। तो अशोक ने भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा शुरू करी। अन्य नाम कौन कौन से हैं अशोक के, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय, है ना। तो देवनाम प्रिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी ये किसके नाम है, ये सम्राट अशोक के नाम है। विष्णु पुराण में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किस में अशोक वर्धन नाम दिया गया। तो विष्णु पुराण में अशोक का नाम क्या है, अशोक वर्धन। अशोक नाम किन अभिलेखों से मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा। मास्की कहाँ पर है, कर्नाटक में, गुर्जरा मध्य प्रदेश में, नेत्तूर और उड़ेगोलम, इनसे जो है अशोक का अशोक नाम मिलता है। बाकी जो अभिलेख है उनमें मोस्टली में क्या है, प्रियदर्शी नाम दिया हुआ है। भाब्रू अभिलेख कहाँ पर है, राजस्थान में। इससे क्या मिलता है, मगधाधिराज या मगध का सम्राट, यानी इसमें सम्राट अशोक को मगध का महाराज या सम्राट बताया गया है। प्रश्न पूछा जाता है कि मगध का सम्राट अशोक को किस अभिलेख में कहा गया है। तो भाब्रू अभिलेख राजस्थान में है, हम लोग पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन करना है। रानी का अभिलेख या कौशाम्बी अभिलेख में रानी कारुबाकी और पुत्र तीवर, ये इसी रानी का पुत्र है, क्योंकि ये इसी रानी का नाम अभिलेखों से मिलता है। और किसी रानी का अभिलेखों से अशोक की जो है रानियां और भी थी, जैसे देवी थी जिसके पुत्र अभी हमने देखे, पुत्री थी जो है संघमित्रा, और पुत्र महेंद्र थे वो देवी के थे। और ये रानी कारुबाकी का पुत्र तीवर है, क्योंकि कारुबाकी से बहुत प्रभावित था, इसलिए बस इसका नाम ही जो है रानी का अभिलेख या कौशाम्बी अभिलेख पर मिलता है, और किसी पुत्र या जो है रानी का नाम नहीं मिलता। तो रानी कारुबाकी का उल्लेख किस पे है, कौशाम्बी अभिलेख में है। और ये किसकी रानी है, सम्राट अशोक की। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सहबाजगढ़ या तक्षशिला है, यहाँ पर क्या है, अशोक के ये अभिलेख हैं। उसके बाद गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश में, मास्की ये रहा कर्नाटक में, यहाँ से अशोक का अशोक नाम मिलता है। भब्रूगढ़ अभिलेख राजस्थान में, यहाँ से पता चलता है कि अशोक को मगधाधिराज या अशोक जो है मगध का सम्राट था। ये किस पर लिखा हुआ है, भब्रूगढ़ अभिलेख पर। अब अशोक के अभिलेखों के बारे में कुछ चीज़ जान लेते हैं। देखिए, अब अशोक के अभिलेखों के लिए पत्थर कहाँ से लाया जाता था, तो चुनार से पत्थर लेकर के आते थे। भाषा क्या थी अभिलेखों की, प्राकृत थी। लिपियाँ अलग अलग थी, क्योंकि लिपि का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि इधर के लोगों की खरोष्टी लिपि थी जो अफगानिस्तान की साइड है या पाकिस्तान की साइड है, ठीक है। और भारत में क्या है, ब्राह्मी लिपि है। तो देख लेते हैं, ब्राह्मी लिपि संपूर्ण भारत में जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। खरोष्टी लिपि में पाकिस्तान से मिले हैं, सहबाजगढ़ी और मानसेरा। इसके बाद क्या है, ग्रीक और अरेमाइक लिपि, ये अफगानिस्तान से मिली है। लगमान और तक्षशिला के अभिलेख ग्रीक और अरेमाइक लिपि में लिखे गए हैं। इसके बाद द्विभाषी अभिलेख पूछा जाता है, सारे कुना कांधार अफगानिस्तान से मिला है। ग्रीक और अरेमाइक भाषा और लिपियों में ये लिखा हुआ है। तो अशोक का द्विभाषी अभिलेख सारे कुना कांधार अफगानिस्तान से, ठीक है। वैसे तो हम लोग इसे डिटेल में पुरानी वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर रिवीजन करना था बस। अब आगे आ जाइए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने कराया, तो सम्राट अशोक ने। आपको पता है कि अशोक का जो दूसरा शिलालेख है उसमें पशुओं और मनुष्यों के लिए अस्पताल या चिकित्सालय की व्यवस्था के बारे में कहा गया है। तो भारत में पहली बार अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। उसके बाद अशोक ने कभी नहीं जीता,
तो श्रीलंका और सिंहली प्रदेश, श्रीलंका को क्या बोला जाता है? सिंहली प्रदेश भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया है, श्रीलंका का दूसरा नाम या प्राचीन नाम सिंहली प्रदेश। और दक्षिण भारत में चोल और पांड्य जो शासक थे उनको कभी नहीं जीता किसने? अशोक ने। इसके बाद एक प्रश्न और पूछा गया था, अशोक के अभिलेखों में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो उसमें ऑप्शन में सातवाहन वंश यानी चोल और पांड्यों का उल्लेख मिल जाता है, परंतु ऑप्शन में हमेशा यही दिया जाता है कि सातवाहन वंश, यानी इसका उल्लेख अशोक के शिलालेखों या अभिलेखों में नहीं मिलता है। आगे देखिए, अशोक ने बसाया था श्रीनगर को, अशोक ने बसाया था जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है। अशोक ने निर्माण कराया था, तो आपने स्तंभ सारे पढ़ ही लिए, सारनाथ स्तंभ या सांची का स्तूप, इनका निर्माण अशोक ने ही कराया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला कौन है? जेम्स प्रिंसेप। और अंतिम मौर्य सम्राट या मौर्य शासक कह दें, ठीक है, तो कौन है? बृहद्रथ। तो भारत का प्रथम अस्पताल सम्राट अशोक ने खुलवाया था। द्वितीय शिलालेख में चिकित्सालयों का वर्णन है। अशोक ने कभी नहीं जीता श्रीलंका या सिंहली प्रदेश को। शिलालेखों में किसका उल्लेख नहीं मिलता है? सातवाहन वंश का नहीं मिलता है। अशोक ने श्रीनगर को बसाया था। अशोक ने निर्माण कराया सारनाथ का स्तंभ या सांची का स्तूप। शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। और अंतिम शासक कौन है मौर्य वंश का? बृहद्रथ। तो चलिए, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।